हेलो बच्चों, मैं जितेश मोगरा रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा की तरफ से आपके लिए जेई मेंस 2022 के फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस जेई मेन के ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं हैं। हमने बच्चों से पूछ के इन क्वेश्चंस को मेमोरी बेसिस पे जनरेट किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या थे, क्या क्या उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, इसमें बोला गया है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो अपना चैप्टर होता है उसमें से लिया गया था। क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉपिक है। ओके, देखिए एक बार यहां पे हमने पहले क्रोमेट आयन की बात करते हैं। क्रोमेट आयन जो है उसका फॉर्मूला होता है CrO4 2 नेगेटिव। अगर आप यहां पे चार्ज बैलेंस अप्लाई करेंगे, देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, हम उसका अननोन मान लेते हैं कितने के बराबर, x के बराबर। देखिए क्रोमियम हो गया x के बराबर, प्लस 4 हमारे पास में ऑक्सीडाइड आयन है। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होएगा यहां पे दैट इज गोइंग टू बी -2। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन जो अपने पास आ रहा है वो -2 के बराबर आ रहा है। ये हमने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर के सम को ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन के बराबर कर दिया। यहां से सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी +6। x कितना आ जाएगा, +6 निकल कर आ जाएगा। ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्रोमेट के अंदर। यही काम हम करते हैं डाइक्रोमेट आयन के अंदर। अब देखिए डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं एक बार। फिर वही काम कर रहा हूं, अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम y के बराबर मान लेते हैं। देखिए 2 क्रोमियम है इसलिए मैंने लिख दिया 2 × y, प्लस ऑक्सीजन कितने 7, तो हम लिख देंगे 7 × -2। ऑक्साइड आयन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, और ये ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन के बराबर कर देते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन, -2 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी वो भी +6 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों में ही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, डिफरेंस इज सिंपली गोइंग टू बी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार। इन्होंने पूछा है विच कैटायन विल गिव डीप रेड प्रेसिपिटेट विद DMG रिएजेंट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, देखिए बड़ा फेमस रिएजेंट है DMG। ये जो सवाल है इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड भी मान सकते हैं, इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर से भी रिलेटेड मान सकते हैं। 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखें अपने पास में एक बहुत फेमस कैटायन होता है दैट इज Ni2+। ये जो Ni2+ आयन है ये DMG के साथ कंबाइन करके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनकर आता है दैट कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली डीप रेड प्रेसिपिटेट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट वाइज ध्यान रखना है हमको कि DMG के साथ में निकल 2+ आयन क्या करता है, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। डीप रेड कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट देखें तो हम ऐसा देखते हैं, यहां पे DsP2 कम्स आउट टू बी द हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास कॉम्प्लेक्स निकल कर आ जाता है, नेचर डायमैग्नेटिक ऑब्टेन होकर आएगा। एंड फर्दर हम एक बात और देखते हैं, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी देखी जाती है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में DMG के अंदर जो डोनर एटम्स होते हैं वो नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिटेल्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में इन्होंने नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकल कर आएगा। ठीक है, NCERT के अंदर ये एज अ फैक्ट दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं उनमें एक ही स्टेबल ट्राइहैलाइड होता है दैट इज NF3। ठीक है, तो याद रखें यहां पे अपने पास में सिर्फ NF3 ही ज्यादा स्टेबल है, बाकी सबकी स्टेबिलिटी बहुत कम निकल कर आती है। इनफैक्ट बाकी सबके लिए हम बोलते हैं दीज आर एक्सप्लोसिव्स इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल नेचर। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, NF3 निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। दिस सिंपली अ फैक्ट फ्रॉम NCERT क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो P ब्लॉक का चैप्टर है ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए मेटल कार्बोनिल दे रखा है CO2CO8। इसके अंदर हमसे स्ट्रक्चरल डिटेल्स पूछे हुए हैं कि इसके अंदर CO बॉन्ड X होते हैं, टर्मिनल CO ग्रुप्स Y होते हैं, तो हमें दोनों की संख्या का सम क्या आएगा वो बताना है।
ठीक है, चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें चीजों का आइडिया लगेगा। हाउ इज द स्ट्रक्चर देखें एक बार। कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड कोबाल्ट, आगे हम देखते हैं 2 CO एज अ ब्रिजिंग लिगेंड यहां पे जुड़े होंगे, एंड फर्दर हम देखते हैं कि दोनों कोबाल्ट के ऊपर 3 CO जो हैं वो टर्मिनल ग्रुप्स के रूप में आ जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, कोबाल्ट 2 CO होल 8। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। मेरे से पूछा हुआ है नंबर ऑफ CO बॉन्ड्स कितने हैं, x मान लें उसे। अब देखिए CO बॉन्ड तो बीच में आपको एक नजर आ रहा है, इसीलिए हमने बोल दिया x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर इन्होंने पूछा हुआ है टर्मिनल वाले CO ग्रुप्स कौन से हैं। अब आप देखिए ये तीनों और ये तीनों, ये सारे टर्मिनल वाले CO ग्रुप्स हैं। ये जो CO के ग्रुप्स हैं इनको ब्रिज्ड CO ग्रुप्स बोला जाता है। हमसे टर्मिनल की संख्या पूछी हुई है तो 3 और 3 6, ये संख्या निकल कर आ गई 6 के बराबर। दोनों का सम कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के बराबर ऑब्टेन हो जाएगी। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस, विद रिस्पेक्ट टू जेईई एडवांस बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए थे और हमसे यह पूछा गया था कि इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की संख्या क्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑक्साइड को देखते हैं। देखिए पहला ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। इन जनरल मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये हमारा आंसर नहीं होगा। AS2O3 ये एक बड़ा फेमस ऑक्साइड है, शायद आपको पता होगा ये वाली बात कि इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। अगले दोनों की अगर मैं बात करूं NO, ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, दीज आर एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो न तो एसिड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं न बेस के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब बताइए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट के अंदर एक ही ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर का है, कौन सा वाला, AS2O3। इसीलिए अगर हमको नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पूछा हुआ है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, 1 शुड बी द करेक्ट आंसर कोरस्पॉन्डिंग टू AS2O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए आपको क्या बोला हुआ है, 4 कंपाउंड्स उन्होंने यहां पे लिख दिए हैं। देखिए कंपाउंड्स भी मिक्स्ड है बिकॉज कुछ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। सामने उनके अंदर सेंट्रल एटम्स की हाइब्रिडाइजेशंस दी हुई। अब हम एक एक करके एक एक कंपाउंड को देखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला कंपाउंड आपको दिया हुआ है BrF5। अब इस BrF5 के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग VSEPR थ्योरी अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है AB5L। ठीक है, अगर हम यहां पे स्टेरिक नंबर निकालें तो आप देख सकते हैं 5 अटैच्ड एटम्स हैं, एक लोन पेयर है, तो जो सेंट्रल एटम A का स्टेरिक नंबर निकल कर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 6। और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए। ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 कैसे बोल सकते हैं, 5 अटैच्ड एटम थे, एक लोन पेयर था, तो जो संख्या हो गई है वो 6 के बराबर निकल कर आ गई। ठीक है, तो चलिए पहले वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2 निकल कर आ गई। पहले चलिए केमिकल बॉन्डिंग के सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे। चलिए सी ऑप्शन के ऊपर आते हैं। सी ऑप्शन के अंदर अगर आप फास्फोरस का स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो देखिए कैसा अरेंजमेंट आ जाता है, 5 अटैच्ड एटम्स है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 5 के बराबर ही ऑब्टेन हो जाएगा। Now if the steric number is 5 तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जानी चाहिए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोनों एग्जांपल्स वो देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड थे। पहला एग्जांपल कौन सा है, PtCl4 2 नेगेटिव। ये वाला एग्जांपल देखें, यहां पे क्या सिचुएशन आ रही है, पहले तो देखिए प्लैटिनम को देखते हैं एक बार। प्लैटिनम जो है वो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। प्लैटिनम +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 5d8। इसके साथ जो लिगेंड दिए हुए हैं, शायद आपको ये वाली बात ध्यान हो कि अगर सेंट्रल एटम 4d या 5d सीरीज का होता है तो हम देखते हैं उसके साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां पे क्लोराइड आयन भी कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहां तो ऐसी सिचुएशन बोली ही जा सकती है। अब क्या देखा जाता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, देखते हैं एक बार। देखिए D8 है तो आई कैन सिंपली से कि 8 इलेक्ट्रॉन तो 4 D के ऑर्बिटल्स में फिलअप हो जाएंगे। इसका मतलब D का एक ऑर्बिटल अभी भी वेकेंट है विच कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मुझे ये बताइए, अगर आपको D का एक वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाए पेनल्टीमेट शेल से,
जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए? यू विल सिंपली गेट द हाइब्रिडाइजेशन एज DsP2। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगी। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं? PtCl4 2 नेगेटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आखिरी वाला कॉम्प्लेक्स में लेके चल रहा हूं, दैट इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये काफी कंट्रोवर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जेईई मेंस ने लास्ट ईयर भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी। इस बार उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करी। थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर का कॉम्प्लेक्स है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता क्या है। मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। यहां कोबाल्ट जो है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट +2 का जो मतलब निकल कर आता है दैट कम्स आउट टू बी 3d7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए साथ में लीगेंड कैसे दिए हुए हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड दिए हुए। अमोनिया में नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी द डोनर एटम। कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए अब बातचीत करते हैं यहां पे कैसा अरेंजमेंट निकल कर आ रहा होता है। ये एक बार देखें, मैं आपके सामने 3d7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए, ये रे डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है दिस इज 3d। अगला जो ऑर्बिटल होएगा दैट इज 4s। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव 4p। इसके बाद के जो ऑर्बिटल्स हो जाएंगे दोज आर गोइंग टू बी 4d ऑर्बिटल्स। अब देखिए यहां पे देखा क्या जाता है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इसे पीछे मूव करवा देंगे पेयरिंग के थ्रू, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जंप कर जाएगा कहां? 4d के ऑर्बिटल के अंदर। अब अगर ऐसा हो जाता है तो बताइए क्या पेनल्टीमेट शेल से आपको 2d ऑर्बिटल्स वेकेंट मिल रहे हैं विच कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन? हां, और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि 2d 1s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे लीडिंग टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ जाएगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स। बहुत ऑथेंटिकली ये वाली बात नहीं बोली जा सकती है, बट मोस्ट एक्सपेक्टेडली दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक एक्वस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है इन कंडीशंस में। आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, किस यूनिट में बतानी है। देखिए कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर के अंदर बतानी है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रिलेट होता है एक सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले मैं वो रिलेशन लिख रहा हूं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल अपन कॉमनली यूज करते हैं दैट इज पाई। पाई को हमने किसके बराबर बोल दिया है? CRT के बराबर बोल दिया है। ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, व्हाट इज C रिप्रेजेंटिंग? C हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन को। अब मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन की यूनिट क्या होती है? इट इज सिंपली मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखिए मोल पर लीटर में अपने पास कंसंट्रेशन होती है, लेकिन मेरे को तो ग्राम पर लीटर में पूछा हुआ है। इसीलिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने जब इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज यहां पे पुट करी तो मैंने कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में ली और उसे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। ग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन विच इज एक्चुअली योर मोलैरिटी। तो देखिए सबकी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी हैं, सॉल्व करके सीधा ही कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकल कर आ जाएगी। ग्लूकोज आपको सोल्यूट दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ था, तो हम यहां से सीधा सीधा रिलेशन जो आ जाएगा दैट विल बी कंसंट्रेशन कमिंग आउट टू बी 54 ग्राम पर लीटर्स। कैलकुलेशंस भी काफी आसान दिए हुए थे, कटपिट के अच्छे से आंसर निकल कर आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। यहां इन्होंने पूछा हुआ है हाइड्रोजन गैस जो चैप्टर है, हाइड्रोजन जो चैप्टर है क्लास 11th के एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसके ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था। देखिए हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। अब उन्होंने क्वेश्चन में यही वाली बात करी थी, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा हुआ है। क्या बोला हुआ है देखिए उन्होंने, हाइड्रोजन इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टू प्रोड्यूस एन इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है ये कौन सा वाला कंपाउंड है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? दे आर परफेक्टली टॉकिंग अबाउट अमोनिया। अगर ये अमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बताइए अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ में कौन सा एलिमेंट चाहिए होगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजन के साथ में तो हमको नाइट्रोजन एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनकर आएगा? अमोनिया बनकर आएगा।
वी डोंट हैव द एग्जैक्ट ऑप्शंस जो कि जेई मेंस ने पूछे थे, हां, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर वाज नाइट्रोजन। ओके, थैंक यू।